जय हिंद जय भारत कलयुग के लोगों में कलयुगी बाबा जी आज आपको देश के बारे में कुछ सच्चाई बताने जा रहा हूँ। एक किसान का बेटा नौकरी क्यों नहीं मांगे। जब एक गांव में रहने वाला किसान के घर एक बच्चा पैदा होता है तो वो बड़ा खुश होता है। चलो मैं नहीं तो मेरे बच्चे को मैं एक अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर या अफसर बनाऊंगा और उससे खेती तो नहीं कराऊंगा, क्योंकि खेती करने में सबसे पहले तो ज़मीन तैयार करो, उसके बाद बीज लाओ, खाद लाओ, पानी के लिए कुछ कुआं खुदवाओ और ज़मीन में बीज बो दो। उसके बाद सर्दी की कड़ाके की ठंड में रात में उसमें सिंचाई करो, क्योंकि दिन में तो बिजली उद्योग धंधों वालों को मिलती है और रात में किसान के हिस्से में आती है, जिसमें कई बार तो रात में सिंचाई करते समय ही ठंड की वजह से मौत हो जाती है, या फिर नील गाय से बचाने के लिए उसकी रखवाली करने के लिए खेत में ही सोना पड़ता है। और अगर खेत में जंगल के पास है तो कई बार किसान को सोते हुए जंगली जानवर उठा कर ले जाते हैं और दूसरे दिन उसकी केवल हड्डियां ही मिलती है। चलो इन सब से बच भी गया, तब टाइम आ जाता है फसल पकने का, तो उस टाइम भी पता नहीं ये भारतीय किसान की दिक्कत है या फिर भगवान की। लेकिन उस टाइम पश्चिमी विक्षोभ के कारण बरसात होती है, तो कभी कभी तो भयंकर ओलावृष्टि हो जाती है, जो कि पकी पकाई फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, या फिर कटे हुए चनों में पानी चले जाने के कारण खेत में ही दोबारा उग जाते हैं, अर्थात अंकुरित हो जाते हैं। फिर तो मार्केट में बेचने लायक नहीं रह जाते। अब बताओ ऐसे समय पर एक किसान क्या करे। फिर मेरे मन में एक बात आती है कि किसान को फसल बोने का समय बदलना चाहिए, जिससे मावठ अर्थात सर्दियों में होने वाली बरसात का कोई बुरा असर नहीं पड़े। लेकिन ये भी लगातार 2 सीजन में करके देखने पर पता चला कि समय बदलने पर फसल की पैदावार ही नहीं हो पाती, उसके कुछ ना कुछ रोग लग जाता है, तो फिर वैसे भी फसल खत्म। अब चलो फसल सब तरीके से बच भी गई, तो समय आ गया उसे बेचने का। तो उसको गेहूं की बोरी की कीमत लगती है 1500 रुपये प्रति क्विंटल, या ज़्यादा से ज़्यादा 1800 रुपये प्रति क्विंटल। अब जब किसान उसका पूरा खर्च जोड़ता है तो उस पर 2000 रुपये प्रति क्विंटल का खर्च निकल कर आता है। और ये तो केवल खाद बीज और बुआई और कटाई का खर्चा है। इसमें किसान की सर्दी की रातों की मेहनत का तो कुछ भी नहीं जोड़ा। और जब यही गेहूं आटा मिल में जाता है और लक्ष्मी भोग और आशीर्वाद आदि के नाम से आटा बनकर बाहर निकलता है, तो ये 3500 रुपये प्रति क्विंटल का भाव आता है, अर्थात 2 गुना से भी ज़्यादा। जिस किसान ने पूरी मेहनत करी उसकी तो लागत भी नहीं मिल पाती और यही गेहूं आटा बनने पर मूल्य पाता है। लेकिन प्रत्येक किसान आटा मिल भी नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है और मार्केटिंग के लिए उसने पढ़ाई भी नहीं करी है। तो वो ये सब देखकर अपने बेटे को कभी भी किसान नहीं बनाना चाहता, और चाहे भी क्यों, ये तो आपने देखा ही है। इसलिए हर किसान का सपना होता है कि उसका बेटा अच्छी नौकरी लगे और हर महीने उसे तनख्वाह मिले, जिससे उसे न तो ओलावृष्टि का डर लगे और न ही जंगली जानवरों का शिकार होना पड़े। तो इसी सपने को साकार करने के लिए किसान अपना पेट में भूखा रहकर अपनी संतान के लिए पैसा बचाना प्रारंभ करता है और अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाता है और डिग्री दिलाता है। फिर आई नौकरी के लिए तैयारी करने की बात। अब इसके लिए उसे शहर में कमरा किराए पर लेकर रहना पड़ता है, क्योंकि गांव में फोटोकॉपी नहीं करा पाता, नोट्स नहीं मिल पाते और लाइट का भी पता नहीं होता शाम को आएगी भी या नहीं। बिजली ग्रेड वाले की फटकार कर भगा देते हैं कि जाओ, जिसे शिकायत करनी हो कर दो, लाइट आगे से ही कटी हुई है, हम क्या करें आदि। इसलिए किसान का बेटा शहर में आ जाता है और तैयारी करने लगता है। शहर में मकान मालिक को हर महीने किराया चाहिए, लेकिन किसान के पास तो 6 महीने में एक बार पैसे आते हैं, और वो भी उम्मीद से कम। तो वह फिर साहूकार से उधार पैसे लेता है, जमीन के कागज गिरवी रखकर। और नौकरी का तो ऐसा तो है नहीं कि आए और लग गई। एक नौकरी की प्रक्रिया में आजकल तो 5 वर्ष लग जाते हैं। ये पंचवर्षीय योजना बन गई है। जब नई सरकार आती है तो अपने आने से पहले घोषणा करती है और उस आधार पर उसे वोट मिल जाते हैं। फिर जब सत्ता में आ जाती है तो धरने प्रदर्शन कर उन्हें याद दिलाना पड़ता है, और फिर भर्ती स्टार्ट होती है। लेकिन एग्जाम होने तक सरकार बदल जाती है और फिर नई सरकार अपने तरीके से नई भर्ती निकालती है और पुराने की ज्वाइनिंग नहीं देती, या फिर आनाकानी करती रहती है। अब इन 5 सालों में किसान की जो जमीन गिरवी थी उस पैसे का ब्याज इतना बढ़ जाता है कि उसे वो गिरवी जमीन बेचनी पड़ जाती है, लेकिन बेटे की नौकरी नहीं लग पाती। किसी को अपनी भैंस बेचनी पड़ती है, तो किसी को घर से आने वाला घी बेचकर किताबें खरीदनी पड़ती है। ये स्थिति है किसान और उसके बेटे की। लेकिन फिर भी किसान की आस रहती है कि मेरा बेटा जिस दिन नौकरी लगेगा वो सब हम वापस हासिल कर लेंगे।
और इसी उम्मीद पर कई बार तो 8-10 साल निकल जाते हैं और नौकरी नहीं लग पाती है। और फिर बहुत दुख होता है जब हमारे प्रधानमंत्री साहब ये बोलते हैं कि पकौड़े तलना और चाय बनाना भी रोजगार है। तो प्रभु, आप ये बताओ कि ये बड़े बड़े इंजीनियर और डिप्लोमा कॉलेज क्यों खुलवा रखे हैं? क्यों इनमें हर साल प्रत्येक बच्चे से 2-2 लाख रुपए खर्च करवाते हो? 2 साल से तो 4 साल में 8 लाख रुपए होते हैं, और इन 8 लाख रुपए में तो पकौड़े के 20 ठेले खुल जाएंगे। तो आप ही इन्हीं की ट्रेनिंग चालू करवा दो। फिर जब यही लोग अच्छे पैसे वाले बन जाएं तो काला धन वापस लाऊंगा के नाम पर वापस सत्ता में आ जाना। बहुत दुख होता है यार, जब इतने पैसे लगाने के बाद और अच्छी डिग्री लेने के बावजूद भी जब अपने देश के रेपुटेड पर्सन ऐसी बात बोलते हैं कि चाय बना लो। अरे ये काम तो केवल 10वीं पास करके ही कर लेते, इतना पैसा क्यों लगता? उस पैसे से आज 20,000 रुपये महीना का तो ब्याज ही मिल जाता। लेकिन फिर ये तुम्हारे को ये बीज बनाने वाले, रेल के इंजन बनाने वाले और पावर प्लांट बनाने वाले, सॉफ्टवेयर बनाने वाले इंजीनियर कहाँ से मिलते हैं, ये भी तो सोचो। और तुम बात करते हो देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। बीएसएनएल, एलआईसी, भारतीय रेल, एयर इंडिया, एयरपोर्ट, ये तुमने देश को बेचा नहीं तो क्या किया? और बात करते हो देश नहीं बिकने दूंगा। इनको सरकारी रखते हुए क्यों नहीं सुधार कर सकते? तुम प्राइवेट वालों को कोई इससे दूसरे ग्रह से थोड़ी आते हैं। ये भी वही आदमी है जो सरकारी होते हैं, इनके भी वही 2 हाथ और पैर है। तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है जिसे तुम डूबते हुए सेक्टर को उभार नहीं सकते? प्राइवेट वाले के पास तो फिर भी एक बार संसाधनों की कमी पड़ जाए तो उसे तो सोचना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास तो हर संसाधन है, फिर क्यों सुधार नहीं सकते? और अगर ऐसी बात है तो जो तुम्हारे बॉडीगार्ड हैं वो भी सरकारी ही है, वो लोग क्यों इतने अच्छे से सतर्क है? तुम्हारी सुरक्षा से जुड़े हुए साइबर एक्सपर्ट भी सरकारी है, क्यों वो हर रैली से पहले सब कुछ पता कर लेते हैं? लेकिन तुम्हें तो बहाना चाहिए काम नहीं करने का, उंगली करने वाला होना चाहिए पीएम साहब। सारे सरकारी कर्मचारी ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप ये जो आपके दोस्त हैं अंबानी और अडानी, इनको फायदा देना बंद करो और देश को बेचो मत, नहीं तो क्या फर्क रह जाएगा दूसरों में और आप में? इन लोगों ने तो विदेशियों को देश बेचा था और आप देशी को बेचकर वही काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका सारा पैसा तो विदेश में जा रहा है, वहां पर होटल खरीद रहे हैं और विदेश में जाकर मजे कर रहे हैं। तो बात तो वही हुई। और रही बात देश नहीं झुकने की, चीन रोजाना आंख दिखा रहा है, नेपाल जैसे भी आजकल तो सीमा पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, और कश्मीर में एक मारते हो तो 5 नए पैदा हो रहे हैं। कहाँ है आपकी इंटेलिजेंस? ये कर क्या रहे हो आप? कहाँ गया आपका 2014 वाला 56 इंच का सीना? समझ जाओ मेरे प्रिय प्रधानमंत्री साहब, लोगों से अति मत करो, नहीं तो मजबूरी में आम आदमी ने किसी पप्पू जैसे को पीएम बना दिया तो आपकी सारी औकात मिट्टी में मिल जाएगी। अपनी आंखों से चर्बी हटाओ और थोड़ा अर्थव्यवस्था की ओर भी ध्यान दे लो। 2008 में भी सारे संसार में मंदी आई थी, लेकिन भारत बच गया था। तो घमंड छोड़ो और सही लोगों से सलाह लेना प्रारंभ करो, वो चाहे विरोधी पार्टी का ही क्यों नहीं हो, क्योंकि अभी पार्टी नहीं देश बचाना है। और आप तो देश के सच्चे देशभक्त हो, तो समय रहते हुए संभल जाओ। कृपया करके ये हिंदू मुसलमान राम मंदिर तो चलता रहेगा, पहले तो जरूरी चीज है उस पर ध्यान दो। रोजगारों का सृजन कराओ, न कि संपत्ति बेचकर उन्हें खत्म करो। आप रोजगार देकर सब लोगों को बिजी कर दो तो उनकी बाकी चीजों को सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। जैसे इसरो के वैज्ञानिक न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते क्योंकि उनको टाइम ही नहीं है इन चीजों के लिए। उन्हें तो ये भी पता नहीं कि राम कौन थे और रावण कौन थे। उन्हें क्या मतलब है कि राम मंदिर से? उनको तो इससे उनकी देशभक्ति कोई कम थोड़ी हो जाती है। इसलिए आपसे विनती है, नए रोजगारों का सृजन करो और युवाओं को नौकरी दो। इसी से देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर और भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त वीडियो आने वाले हैं। जय हो।